हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है दैट इज कि जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स हैं इनको नई पावर्स जो हैं वो दी गई हैं उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें जो सबसे पहले आ जाता है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने ऑपरेशनलाइज किया है द इमिग्रेशन एंड द फॉरेनर्स एक्ट 2025, जिसमें नए रूल्स हैं, नए ऑर्डर्स हैं और नए एग्जम्पशन ऑर्डर भी है। ठीक है। ये जो लॉ, जो भी नया पावर्स इनको दी गई है या जो भी ये नया लॉ लाया है कि पुराने जो प्री इंडिपेंडेंस के एक्ट्स हैं उनको रिप्लेस करता है। ठीक है। एंड वाई रीजन क्यों लाया गया है, क्योंकि सो दैट कि हम लोग जो है मॉडर्नाइज इंडिया का जो भी लीगल फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम कर सके। ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि जो नई पावर्स जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स को मिली हैं वो क्या है। सबसे पहले क्या है कि पावर्स ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, इसको एक मैजिस्ट्रेट की पावर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लड़का है रमेश, ठीक है, ये असम में रहता है एंड किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी कि ये जो पर्सन है इसने क्या किया है, ये एक इलीगल माइग्रेंट है। ठीक है। ये इलीगली जो है ये पर्सन जो है हमारे देश में रह रहा है, तो इसके अगेंस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मैजिस्ट्रेट को दे दी। नाउ व्हाट हैपेंस, मैजिस्ट्रेट यहाँ पे जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल है, यहाँ पे इनके पास इतनी पावर्स नहीं है। ये इसको यहाँ पे नहीं बुला सकते, ना ही इसको अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब वेरी लेस पावर्स। नाउ इनके पास क्या पावर है, मैजिस्ट्रेट की पावर। और मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो इस पर्सन को अरेस्ट वारंट जो है वो इश्यू कर सकता है और इसको जो है अपने पास बुलवा सकता है, मतलब कोर्ट में इनको पेशी, ट्राइब्यूनल में जो है वो इनको प्रेजेंट होने के लिए बोला जाता है। ठीक है। तो ये एक नई पावर जो है वो यहाँ पे इनको दी गई है। फिर उसके बाद अगर वो उसको पूछेंगे कि रमेश जी जो आप रह रहे हो, अगर आप इलीगल माइग्रेंट नहीं हो तो प्रूव करो, सिटीजनशिप जो है अपनी प्रूव करो यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करेगा। ठीक है, हमें मैजिस्ट्रेट को पता चल गया कि हाँ ये इंडियन ही है, इंडियन सिटीजनशिप इसके पास है। ठीक है। अगर उसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, तो जो हमारे जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के जो मेंबर्स हैं, जो भी वहाँ का हेड है जिसको मजिस्ट्रेट की पावर्स दी गई हैं, वो इसको डिटेंशन सेंटर में जो है वो डाल सकते हैं। दे हैव द ऑर्डर टू सेंड दोज इलीगल इमिग्रेंट माइग्रेंट टुवर्ड्स द डिटेंशन सेंटर। ठीक है। सिंपली क्या नया चेंज आया है कि मैजिस्ट्रेट की पावर्स दी गई हैं। मैजिस्ट्रेट की पावर में क्या दिया गया है कि ये जो है अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि आप अपनी सिटीजनशिप का जो है वो कोई प्रूफ दे दो। अगर वो प्रूफ देने में सक्षम रहते हैं तो वो उनको छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो अपना प्रूफ सिटीजनशिप नहीं प्रूव कर पाते हैं तो वो उनको जो है वो डिटेंशन सेंटर में जाने का जो ऑर्डर जो है ये फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज द न्यू बिग चेंज। नाउ जो है ये जो रूल्स हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या स्पेसिफाई किया गया है। देखो यहाँ पे जो रोल ऑफ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, ठीक है, ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पहले क्या था कि जो है ये क्या करते थे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई फॉरेनर इंडिया में लैंड करा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान या कोई किसी भी कंट्री से इंडिया में जो है वो लैंड कर गया है, फॉर एग्जाम्पल गोवा में। ठीक है। अब क्या हुआ, जो भी ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, इनको पता चल गया कि हाँ ये जो है नकली वीजा, मतलब इसने फेक वीजा इश्यू करवाया था या फेक पासपोर्ट से ये एंटर कर गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ना इनके पास इतनी पावर नहीं थी कि ये जो लोकल पुलिस है उनके साथ कंटैक्ट करे, इन्वेस्टिगेशन जो है इसके खिलाफ, इस पर्सन के खिलाफ कर सके, ना ही कोई डेटाबेस था कि कैसे प्रूव करें कि हाँ ये जो इलीगली यहाँ पे एंटर किया है। नाउ अब इनका क्या रोल है कि ये लोकल पुलिस के साथ जो है वो कांटेक्ट करेंगे, गोवा पुलिस के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है। वहां पे उनसे बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड करेंगे कि किस तरीके से ये जो पर्सन जो है ये फ्रॉड करके जो है वो इंडिया की टेरिटरी में जो है वो घुसा हुआ है, मतलब दे आर गिवन मोर लीगल टीथ। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है वो है मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्सन बाहर से किसी भी कंट्री से इंडिया में आके जो है वो रह रहा है, ठीक है, उसके बाद उसका हम कोई बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन डेटा जो है वो नहीं लेते, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई उसका स्कैनिंग नहीं फेस का। जिससे क्या होता है, सपोज अगर वो पर्सन आ गया है और उसका वीजा जो है वो एक्सपायर हो गया और वो इलीगली जो है वो इंडिया में अब स्टे कर रहा है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। अब क्या है, अब ये सपोज अगर कोई पर्सन इंडिया में लैंड करेगा तो मैंडेटरी हो गया है कि जो उसकी बायोमेट्रिक है, जो उसका स्कैन है, फेशियल स्कैन या जो भी उसके फिंगरप्रिंट्स है, उनका डेटा भी रखा जाएगा, सो दैट कि अगर वो फ्यूचर में कुछ इलीगली यहाँ पे स्टे करते हैं या कोई भी क्राइम करते हैं तो हम उनको इजीली जो है वो पकड़ सके। ठीक है। नेक्स्ट है
कि जो मॉनिटरिंग है फॉरेन स्टूडेंट्स की, उसको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है? अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या करना होगा, यूनिवर्सिटी उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो अटेंडेंस है हर हफ्ते, या अगर कुछ लगता है कि हाँ, ये पर्सन शुरू-शुरू में तो प्रेज़ेंट रहता था, लेकिन आजकल ये पर्सन कॉलेज भी अटेंड नहीं करता, एब्सेंट हो रहा है या किस मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो यूनिवर्सिटी का जो है ये काम होगा कि वो जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाएँगे रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, कि इस पर्सन पे हमें सस्पिशन है, ये ज़्यादा देर स्कूल में यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट जो है वो नहीं रहता है, या कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ये एफआरआरओ को प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के द्वारा। ठीक है। फिर इसके बाद है एक्सपैंडेड पावर्स फॉर द प्रीमाइसेस। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक पर्सन है वो इंडिया में, लेट अस सपोज कि वो दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, कोई भी होटल है एक, वहाँ पे स्टे जो है वो थोड़ा चीप है, ठीक है? 15 दिन का जो है वो सिर्फ़ आपसे लगा लो 3-4 हज़ार रुपया चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? और उस पर्सन को पता भी है कि ये पर्सन फॉरेनर है, इसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, अब ये इल्लीगल यहाँ पे स्टे कर रहा है। बट चलो ये कोई क्राइम तो नहीं कर रहा है ना, सिर्फ़ यहाँ पे स्टे कर रहा है, ठीक है? तो पहले ऐसा होता था और आजकल भी ऐसा होता है, वीज़ा एक्सपायर हो जाते हैं तो लोग होटल्स में स्टे करते हैं, और होटल वालों को भी ये चीज़ पता होती है कि हाँ, इसका एक्सपायर हो गया है वीज़ा वगैरह, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स शो करते हैं जब वो किसी होटल में चेक इन करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये बेशक उसको लगता होगा कि हाँ, ये तो क्राइम करता नहीं है, बट स्टिल हमें क्या पता ना कि वो क्या जासूसी कर रहा है या क्या इन्फॉर्मेशन उसने रखी है। तो अब जो है वो इनको पावर दी गई है कि अगर वो कोई रूटीन इंस्पेक्शन करते हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जो है वो पकड़ा जाता है जो इल्लीगली स्टे कर रहा है, तो उसके पास जो यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, उनके पास पावर्स होगी कि वो उस होटल को ही जो है वो स्टे पे लगवा देंगे, बंद करवा देंगे। इतनी पावर्स जो हैं अगेन उनको जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है? जो सिविल अथॉरिटी है, दे कैन नाउ डायरेक्ट द शटडाउन, ठीक है? सिविल अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो शट डाउन कर सकते हैं कोई भी होटल, रिसॉर्ट, क्लब जो किसके द्वारा विजिट किया जाता है अनडिजायरेबल फॉरेनर्स के साथ, जिसमें क्राइम भी इन्वॉल्व्ड है, एंड ऑल्सो दे आर इलीगल माइग्रेंट्स, बिना वीजा के स्टे कर रहे हैं। तो अगेन मोर पावर्स टू देम। उसके बाद है डिफाइनिंग द इमिग्रेशन ऑफिसर, मतलब अभी इनको जो है ऑफिसर का टैग दिया गया है, दे आर द ऑफिसर, दे कैन कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। जो अदर एजेंसीज हैं वो उनको भी इनकी हेल्प करनी है, ठीक है? मोर लीगल टीथ बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। नाउ अभी जो है अगेन कितने ट्राइब्यूनल्स हैं, 100 हैं। अगेन देयर आर मोर नंबर ऑफ ट्राइब्यूनल्स हैज बीन इंक्रीज्ड। रीजन ऑफ, देखो यहाँ पे असम में इतने ज्यादा ट्राइब्यूनल्स क्यों हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन हो गई थी, जिसकी वजह से अभी जो 2019 का एनआरसी रजिस्टर बनाया गया, उसमें बहुत से लोग, मतलब लगा लो 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग जो हैं, उनकी सिटीजनशिप पे चैलेंज आ गया कि दे हैव टू प्रूव देयर सिटीजनशिप। तो वो लोग जो है वो अब कहाँ जाएँगे? वो कहाँ जाएँगे? इन्हीं फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में जाएँगे। जिसकी वजह से इन ट्राइब्यूनल्स में इनको ओवरबर्डन कर दिया गया। रश जो है यहाँ पे होने लगा, केसेस पेंडिंग वहाँ पे रहने लगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ज़्यादा ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो ओपन कर दिए, सो दैट कि हर एक ट्राइब्यूनल भी जो है 4-4 5-5 केस, अगर 10-10 केसेस भी देखेगा, तो इट विल बिकम ईज़ी, ठीक है? कि वो लोगों को हेल्प कर सके और इनकी सिटीज़नशिप अगर वो सच्चे हैं तो उनको प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द रोल हाउ द रोल ऑफ द फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो है, ये कैसे जो है वो चेंज हुआ आगे। ठीक है, देखो पहले जो है इन ट्राइब्यूनल्स को क्या बोला जाता था, इलीगल माइग्रेंट्स डिटेंशन बाय द ट्राइब्यूनल्स एक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था, पहले इस एक्ट का नाम था, ठीक है? क्या था, आईएमडीटी, व्हिच इज इलीगल इलीगल माइग्रेंट्स का डिटेंशन ऑर्डर बाय द ट्राइब्यूनल्स। पहले इनको ये ट्राइब्यूनल्स बोला जाता था, लेकिन अब इनका नाम जो है वो चेंज करके फॉरेन ट्राइब्यूनल्स किया। फिर उसके बाद जो है इनके पास पहले क्या हुआ करता था कि ये फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो थे, ये किसी पर्सन को बोल देते थे कि जो वो पर्सन है वो सिटीजन यहाँ पे नहीं है, ही इज एन इलीगल माइग्रेंट, ठीक है? तो क्या हुआ होता था कि जो भी ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि हाँ, ये पर्सन जो है इल्लीगल माइग्रेंट है, तो दे हैव टू कलेक्ट द एविडेंस कि उन्होंने क्यों इस पर्सन के लिए बोला ये इल्लीगल माइग्रेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है लेटर ऑन इस ऑर्डर को स्टक किया और कहा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो उसी पर्सन पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्राइब्यूनल बोलता है कि ये पर्सन जो है इलीगल माइग्रेंट है, तो वो पर्सन खुद से अपने डॉक्यूमेंट्स लाएगा और खुद से प्रूव करेगा कि हाँ, मैं सिटीजन हूँ या नहीं हूँ। ठीक है? जो भी एजेंसीज़ होंगी
वो जो है वो प्रूव नहीं करेंगी। दे ओनली हैव टू वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। कोई भी सपोज़ लेट अस सपोज़ कि पुलिस को पता चला कि ये पर्सन जो है ये इल्लीगल माइग्रेंट है। इसके बारे में जो केस चला गया ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल पहले क्या करता था, इन्हीं ऑफिसर्स को बोलता था प्रूव करो, आप ही प्रूव करो कि ये है या नहीं है। ठीक है? इससे बहुत ज़्यादा बर्डनसम था। लेटर ऑन फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी गाइडलाइन में कहा कि जिस पर्सन को एक्यूज़ किया जा रहा है कि ये इल्लीगल माइग्रेंट है, वो खुद प्रूव करेगा कि वो जो है अपनी सिटीज़नशिप को खुद प्रूव करेगा कि वेदर ही इज़ एन इल्लीगल माइग्रेंट और नॉट, ठीक है? बाय शोइंग द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो ये एक चेंज जो है वो इसमें आया है, ठीक है? फिर उसके बाद पोस्ट एनआरसी एक्सपेंशन, हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि ये 100 से इनका नंबर जो है वो बढ़ा दिया गया है, क्यों? क्योंकि जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न्स बनाया गया यहाँ पे असम में, तो बहुत लोग जो थे 1.5 लाख के अराउंड या उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं उनकी सिटीज़नशिप छीन ली गई, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा केसेज़ पेंडिंग होने लगे ट्राइब्यूनल्स में। तो इनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया सो दैट वो वहाँ जाके चैलेंज कर सके और अपना जो बेगुनाही है वो साबित कर सके, ठीक है? उसके बाद आया एक न्यू स्ट्रक्चरल रूल्स, मतलब स्ट्रक्चरल चेंज लाने की यहाँ पे बात की गई है, स्ट्रक्चर को बदला गया है। पहले फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में कितने भी मेंबर्स हुआ करते थे, 10, 8, 5, 1, 2 जितने मर्ज़ी। लेकिन अब स्पेसिफिकली 3 मेंबर्स जो है वो यहाँ पे कर दिए गए हैं, ठीक है? इससे क्या होगा कि 3 मेंबर्स हैं तो दे कैन एफिशिएंटली हैंडल दिस, ठीक है? पहले 1 होता था या 2 होता था या ज़रूरत नहीं थी तो वहाँ पे 8-8 ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। तो नाउ दिस हैज़ बीन प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश्ड कि 3 ही लोग जो हैं वो वहाँ पे उसके मेंबर जो है वो बनेंगे, ठीक है? एंड उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले क्या होता था, अगर कोई भी एक पर्सन है, कोई भी गरीब पर्सन है, वैसे मोस्टली दे आर रियली अनएजुकेटेड, जिन लोगों को बाहर रखा गया है इस सिटीजनशिप से, तो सिंपली उनके अगेंस्ट जो है वो प्रूव होता था कि ये इलीगल माइग्रेंट है क्योंकि इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनको जो है वो डिटेन कर दिया जाता था डिटेंशन सेंटर्स में। लेकिन अब ये चेंज आई है, ठीक है? पहले तो उनको लॉयर्स भी जो है वो हेल्प नहीं करते थे, गरीब लोग हैं, कहाँ से लॉयर अफोर्ड करेंगे? नाउ अब क्या किया, जो भी ये ऑर्डर्स आएँगे, फॉर एग्जांपल अगर फॉरेन ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि ये पर्सन जो है इलीगल माइग्रेंट है, अब वहाँ के एनजीओज़ जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या अदर एजेंसी सपोर्ट कर रही हैं, तो एनजीओज़ क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे उस पर्सन को वकील करने में या उसका केस लड़ने में। और जो उनका ऑर्डर आया था कि ये इलीगल माइग्रेंट है, वो 30 दिन के अंदर-अंदर उसको दोबारा से जो है वो रिव्यू करेंगे, ठीक है? कोई भी एनजीओ हो गया, वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस जो लोगों की हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है? अब ज्योग्राफिक यूनिकनेस क्या है कि ये जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स हैं, ये सिर्फ़ अभी इस टाइम पे असम में ही फंक्शनल है, क्यों? क्योंकि अदर स्टेट्स में जो है वो इल्लीगल माइग्रेंट्स जो हैं, उनको लोकल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम बात करते हैं यहाँ पे असम की और एक बात हम करते हैं अ, अपने जे-एंड-के की, लेट अस सपोज़। तो यहाँ पे क्या है कि जो असम है, यहाँ पे अगर कोई पर्सन इल्लीगल माइग्रेंट अगर घोषित होता है, तो उसको फॉरेन ट्राइब्यूनल में लेके जाएँगे। यहाँ पे जे-एंड-के के केस में क्या होगा, उसको लोकल कोर्ट में लेके जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है क्योंकि ये फॉरेन ट्राइब्यूनल्स बने ही स्पेसिफिकली इस चीज़ को टैकल करने के लिए हैं। अगर वो कोर्ट में जाएँगे तो कोर्ट में और अदर मैटर्स हैं एंड मे बी दे आर नॉट अवेयर कि किस तरीके से हैंडल करना है। तो दिस इज़ समथिंग रिगार्डिंग देयर यूनिकनेस। फिर उसके बाद है कि जो ऑर्डर है श्रीलंकन तमिल्स पे एग्जम्पशन ऑर्डर भी है कि कौन-कौन से लोग जो है वो इससे एग्ज़म्प्ट है। जो रजिस्टर्ड श्रीलंकन तमिल नेशनल्स हैं, जिन्होंने इंडिया में जो जॉइन किया था 9 जनवरी 2025 को बिफोर, तो वो एग्ज़ैम्प्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी एक पर्सन है, लेट अस सपोज़ पर्सन ए, इसने जो है ये श्रीलंकन तमिल नेशनल है। इसने ये इंडिया में आया था लेट अस सपोज़ कि 1 जनवरी 2015 को। तो अगर ये इल्लीगल माइग्रेंट होगा तो इनके लिए एग्ज़म्प्ट किया गया है। दे नीड नॉट टू प्रूव देयर सिटीज़नशिप, दैट्स इट। ठीक है? और ये किस-किस से एग्ज़म्प्ट हैं कि ये बिना पासपोर्ट के आए हैं यहाँ पे या बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट या वीज़ा के आए हैं, तो उन सब चीज़ों से ये एग्ज़म्प्ट है, इनको कोई डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद है और कौन-कौन इन एग्ज़म्पशन्स के लिए एलिजिबल है। नेपालीज़ और भूटानीज़ नेशनल्स, क्यों? क्योंकि नेपाल के साथ हमारे ओपन बॉर्डर्स हैं बहुत ही लंबे समय से, इसीलिए उनके लिए ये जो है एग्ज़म्पशन है। फिर तिब्बतियन नेशनल्स हैं क्योंकि हमारी ऑलरेडी उनके साथ ये पॉलिसी चल रही है। फिर श्रीलंकन तमिल्स जो हमने डिस्कस किए ऊपर। उसके बाद माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है? जितने भी जिसमें अनडॉक्यूमेंटेड कौन-कौन से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज़, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़, ये सब माइनॉरिटीज़ जो इन कंट्रीज़ में हैं, उनके लिए भी जो है ये एग्ज़म्प्ट है, ठीक है? अगर वो इंडिया में कब आए हैं बिफोर 31 दिसंबर 2014 बिना वैलिड पासपोर्ट या वीज़ा के लिए।
ठीक है? उसके बाद जो रही मेंस प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आया था कि जिसमें पूछा गया था कि ये जो इल्लीगल ट्रांस बाउंड्री माइग्रेशन होती है, ये किस तरीके से इंडियन सिक्योरिटी पे जो है वो एक थ्रेट पोज़ करती है और हमने क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ जो हैं अ, इंट्रोड्यूस की हैं कि हम लोग जो हैं वो इस चीज़ से जो है वो डील कर सकें, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है। अब अगर अगर आज के टाइम पे ये क्वेश्चन आता है तो हम इस एक्ट को जो है वो पूरा बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है इनको पावर दी गई है, फॉरेन ट्राइब्यूनल्स को किस तरीके से जो है मोर लीगल टीथ इज़ बीइंग गिवन टू देम। ठीक है? तो ये जो है एक आप आंसर लिखने का इसमें ट्राई करें। फिर उसके बाद जो अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे असम अकॉर्ड हो गया, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी हो गया, इंडिया की एड हॉक रिफ्यूजी पॉलिसी, बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़, ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसके साथ रिलेटेड हैं, व्हिच यू शुड नो एज़ एन यूपीएससी एस्पिरेंट। तो दिस इज़ इट फॉर द टॉपिक, ठीक है? एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल श्योरली रिप्लाई। ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।